नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई सारा, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हम डिस्कशंस कर चुके थे प्रैक्टिस सेट 2 यानी कि जो आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव पर आधारित थी, जिसमें हमने 23 क्वेश्चनों को कवर किया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो यूपी टेट स्पेशल यानी कि जो यूपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं उनको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, यानी कि जो ये ऑप्शन है इसमें आपको एक सही क्रम बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन सेकंड है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु और उसके बाद युग्मनज, या ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट फोर्थ ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो शिशु के अंदर जो एक बालक का जन्म होता है, या मान लीजिए एक शिशु का जन्म होता है, तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अब जो ये 46 गुणसूत्र हैं इसमें से 23 उसको माँ से प्राप्त होते हैं और 23 उसको अपने पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बालक के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 46, लेकिन अगर यहीं पर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। आपको पता है एक जोड़े में 2 होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र है तो इसका मतलब 23 जोड़े होते हैं। और इसमें 23 तो उसके माता से प्राप्त होते हैं उसको, और 23 पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जो माता से प्राप्त होते हैं वो होते हैं आपके अंडाणु, और पिता से जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं शुक्राणु। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो बनते हैं आपके युग्मनज, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि ओवम और स्पर्म, यानी अगर मैं बात करूं माता से उसको ओवम प्राप्त होते हैं जिसे अंडाणु बोलते हैं, और पिता से उसे स्पर्म प्राप्त होते हैं जिसे शुक्राणु बोलते हैं, और ये जब आपस में निषेचित होते हैं तो उससे जाइगोट तैयार होता है जिसे हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। और जब ये युग्मनज में ब्लास्टोसिस्ट होता है तो उससे एक शिशु का जन्म होता है। ठीक, यानी कि जब ये जाइगोट क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, और जाइगोट बनने के बाद जब इसमें ब्लास्टोसिस्ट होते हैं तो उस ब्लास्टोसिस्ट के दौरान एक शिशु का जन्म होता है। तो इसमें आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसका जो सही क्रम है वो बताइए। तो सही क्रम देखिए, माता से उसको प्राप्त हुए अंडाणु, ठीक, माता से उसको प्राप्त हुए अंडाणु और पिता से उसे प्राप्त हुए शुक्राणु। जब ये दोनों मिले तो उससे युग्मनज तैयार हुआ निषेचित होकर, और जो युग्मनज यानी कि जो जाइगोट है जब उसका ब्लास्टोसिस्ट हुआ तब जाके शिशु का जन्म हुआ। तो इसका मतलब एक शिशु के जन्म में ये सारे प्रोसेस के दौरान उसे गुजरना होता है। और जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स के दौरान जब हम कंटेंट पर डिस्कशंस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया कि 23 उसे माता से प्राप्त होते हैं और 23 उससे पिता से प्राप्त होते हैं गुणसूत्र, और इस तरीके से उसे 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। और 46 गुणसूत्र कभी 23 जोड़े में भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। और दूसरी बात, जो उसे माता से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं अंडाणु, और पिता से जो प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं शुक्राणु। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे बनता है युग्मनज, और जब इस युग्मनज का ब्लास्टोसिस्ट होता है तो उसके बाद जाके उस शिशु का जन्म होता है। तो ये इसका सही क्रम होता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो अंडाणु शुक्राणु के बाद कभी भी ब्लास्टोसिस्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट के बाद अंडाणु शुक्राणु कभी नहीं बनते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद कभी भी युग्मनज नहीं होते हैं। सही क्रम इसका होता है सबसे पहले अंडाणु हो या शुक्राणु हो, सबसे पहले ये दोनों मिक्सअप होते हैं, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और उस जाइगोट के बाद उसका ब्लास्टोसिस्ट होता है, जिसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो जो आपका सही क्रम है उसमें ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो किस किस प्रोसेस के दौरान शिशु का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र, यानी माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसको क्या कहते हैं, यानी कहलाती है। यानी कि जब माता का 21वां गुणसूत्र जोड़े से अलग नहीं हो पाते, यानी कि माँ के अंदर भी कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अब उस 23 जोड़े में जो 21वां जोड़ा है जब वो अलग नहीं हो पाता है और वो डायरेक्ट शिशु के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है, मतलब एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो आपसे अभी मैंने बताया है कि माता से
23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन माता के अंदर जो है 23 जोड़े होते हैं। ठीक, यानी कि ये जोड़े के रूप में होते हैं माँ के अंदर, क्योंकि माँ के अंदर भी जोड़े के रूप में होंगे तभी वो 46 गुणसूत्र बना पाएंगे और तभी वो एक प्रॉपर एक इंसान बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 23 जोड़े होते हैं उसमें जो आपका 21वां जोड़ा होता है, यानी कि जो 21वां जोड़ा होता है, इसका मतलब आपका ये होता है कि माता से जो 21वां गुणसूत्र है वो ना जाकर 21वें जोड़े के रूप में गुणसूत्र उस बच्चे के अंदर जाते हैं। तो जब वो पूरा का पूरा जोड़ा प्रवेश कर जाता है तो उस बच्चे के अंदर एक बीमारी यानी कि एक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और उस विकार को क्या कहते हैं? देखिए, जब 21वें जोड़े प्रवेश करते हैं तो वैसे ओवरऑल बच्चे के अंदर कितने गुणसूत्र होने चाहिए थे? 46। बट अब की बार जो 21वां जोड़ा है यानी कि सिंगल ना जाकर 21वां जोड़ा प्रवेश कर गया, तो उस बच्चे के अंदर माँ से तो 24 गुणसूत्र प्राप्त हो गए और पिता से उसे 23 गुणसूत्र, और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 47 गुणसूत्र। उसे होने चाहिए 46 गुणसूत्र, बट उस बच्चे के अंदर इस समय है 47 गुणसूत्र। और इस तरीके के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ऐसे बच्चे के जो विकास है, उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है उसकी रफ्तार यानी कि उसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, और शिशु जो है वो औसत बुद्धि विकलांगता का कारण बन जाते हैं, यानी कि उस बच्चे की जो औसत बुद्धि है वो भी क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो इस तरीके से जो बीमारी उस बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है उसको हम जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इन्होंने बताया डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, जब उसकी माता के 21वें जोड़े अलग नहीं हो पाते और वो डायरेक्ट उस शिशु के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इससे शिशु में गुणसूत्रों की संख्या हो जाता है 47। और जब एक गुणसूत्र उस बच्चे में बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मस्तिष्क की जो विकास की रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है, और धीमी पड़ने की वजह से उसका जो बौद्धिक विकलांगता का कारण बनते हैं, और इस बीमारी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो आई होप आप स्टूडेंट समझ पाए होंगे कि जो 21वें गुणसूत्र माता से अलग नहीं हो पाने के कारण जो बीमारी या जो विकार उत्पन्न होते हैं उस विकार को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में। तो पूछा गया है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों के जोड़े की बात की गई है, तो इसका मतलब ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24 और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको पता है जब बात करें हम जोड़े में तो जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं, और अगर सिंगल गुणसूत्रों की संख्या पूछते तो 23 दूनी हो जाते 46। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपसे यूपी टेट में पूछे गए हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछे गए हैं। तो इनमें से किनका नाम सुजनन शस्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यानी ऑप्शन फर्स्ट है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन सेकंड है गाल्टन, ऑप्शन फोर्थ है रॉस और ऑप्शन थर्ड है रॉस और ऑप्शन फोर्थ है आपका वुडवर्थ। तो देखिए सुजनन शस्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि इसमें एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम सुजनन शस्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। तो वो आपसे पूछा गया है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट है, कौन से वैज्ञानिक है जिनको सुजनन शस्त्र का पिता कहा जाता है। तो मैं अगर आपको बता दूं स्टूडेंट, सुजनन एक वर्ड है आपके सामने और शास्त्र एक वर्ड है। सुजनन जो होता है वो विज्ञान व्यावहारिक वंशानुक्रम का एक ब्रांच होता है, यानी कि जो व्यावहारिक वंशानुक्रम है यानी कि जो हेरिडिटी का जो व्यावहारिक पक्ष है उसका जो ब्रांच होते हैं उसको हम सुजनन कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि वंशानुक्रम से रिलेटेड कुछ सिद्धांतों की सहायता से जो आपकी भावी पीढ़ी है यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले जो लक्षण होते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है। मान लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर कुछ हेरिडिटी से रिलेटेड, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर की प्रॉब्लम है और उसकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, और उस बच्चे के अंदर आप जानते हैं कि इनके जो बच्चे होंगे यानी जिनको कैंसर है उनके जो बच्चे होने वाले हैं उस बच्चे के अंदर भी ये वाले गुण हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये गुण उस बच्चे के अंदर ना जाए तो इसके लिए जब आप इसको नियंत्रित करते हैं यानी कि उस जो जेनेटिक जो बीमारी है उस बीमारी को जब आप नियंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि ये उसके होने वाले बच्चे के अंदर ना जाए, तो इस तरीके से जब आप किसी लक्षण को हेरिडिटी से रिलेटेड लक्षण को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए आप
आपको जिसका अध्ययन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सुजनन शास्त्र। और इसके बारे में बात करने वाले जो थे वो गाल्टन साहब थे, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से गाल्टन को जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। ठीक है, तो इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उसका आंसर बताएंगे कि इसका जो नाम है यानी कि सुजनन शास्त्र का जो पिता होता है वो गाल्टन होता है। और ये एक हेरिडिटी से रिलेटेड बीमारी को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित ना होने से रोक पाने के लिए जो आप अध्ययन करते हैं उसको सुजनन कहा जाता है। और उसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को सुजनन शास्त्र कहते हैं। और सुजनन शास्त्र के जो पिता है इसके बारे में बात करने वाले सर्वप्रथम गाल्टन साहब थे, इसलिए इनको इनका पिता माना जाता है। यानी सुजनन शास्त्र का पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ है, 25 नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। यानी कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति, नैसर्गिक का मतलब होता है उसकी जेनेटिक यानी कि आनुवांशिकता, हेरिडिटी से रिलेटेड है और ये भाषा विकास को प्रभावित करती है। जबकि सोनाली महसूस करती है, यानी कि ये आर्जव का तर्क है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। यानी कि सोनाली कहना चाहती है कि जो भाषा विकास है वो एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, जबकि आर्जव कहता है कि जो भाषा विकास है वो वंशानुक्रम यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति का मतलब स्टूडेंट्स वंशानुक्रम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एग्जामिनर्स होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, ये शब्दों के साथ खेलते हैं। तो नैसर्गिक प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर वंशानुक्रम से है और आर्जव कहते हैं कि जो वंशानुक्रम से है उस बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है, जबकि सोनाली ऐसा महसूस करती है कि जो भाषा विकास है वो परिवेश से यानी एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना है, या फिर ऑप्शन बी है स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस है, या ऑप्शन सी है सतत एवं असततता अधिगम पर बहस है, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। यानी कि यहाँ पर जो ये बातचीत कर रहे हैं आर्जव और सोनाली, इनके बीच जो ये बातचीत का विषय है वो किस पर आधारित है? तो आपको पता है नैसर्गिक प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति यानी आपकी हेरिडिटी से रिलेट करता है, और जो परिवेश होता है वो आपके पालन पोषण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो आर्जव और सोनाली आपस में जो चर्चा कर रहे हैं वो विषय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के वाद विवाद पर बातचीत की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो परिवार एक साधन यानी कि परिवार जो होता है वो आपका एक ऐसा सोर्स होता है जहां से आपको अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, या फिर औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है, या गैर औपचारिक शिक्षा, या फिर दूरस्थ शिक्षा। तो आपको पता है कि जो परिवार है, देखिए शिक्षा जो है वो मुख्यतः जो है तीन प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और जो दूरस्थ शिक्षा है, जो ओपन एजुकेशन सिस्टम होते हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे जब हम समावेशी शिक्षा पर बात करेंगे, समावेशी शिक्षा को देखेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से बदलाव हुए हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करूँ तो आपको पता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है, तो सबसे पहले वो अपने घर परिवार में रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो 5 से 6 वर्ष के आसपास हो जाता है तो वो पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो स्कूल वो किस लिए जाना स्टार्ट करता है? स्कूल वो जाना स्टार्ट करता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद वो बच्चा 12वीं तक पढ़ता है, फिर अपना ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और उसके बाद जाके वो एक ग्रेजुएट व्यक्ति कहलाता है, यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं वो 3 तरीके से प्राप्त करते हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक और एक दूरस्थ। जैसे कि आपका इग्नू जो होते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, जहां से आप घर बैठकर भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम का जमाना है, तो आज की डेट में जैसे कि मैं आपको इस समय जो पढ़ा रहा हूँ ये किस तरीके से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की परिवार एक साधन होता है, यानी कि जब एक शिशु का जन्म होता है, आपको पता है बर्थ से लेकर 2 वर्ष वो शैशवावस्था में होता है,
फिर 2 से लेकर 12 वर्ष वो बाल्यावस्था में होता है और उसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष वो किशोरावस्था में होता है। अब अगर मैं बात करूँ 2 से 12 वर्ष में, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और दूसरा होता है 6 से 12 वर्ष जो उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो देखिए जब शिशु का जन्म होता है तो इस समय बच्चा घर परिवार पर होता है और 2 से 6 वर्ष तक के बीच में भी बच्चा घर परिवार पर होता है। जब 6 वर्ष के आसपास होता है बच्चा तो पहले बार वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है और उसकी शिक्षा जो है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट से जब वो एजुकेशन लेने जाता है तो उस एजुकेशन को हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है, यानी कि बच्चा जो स्कूल जाता है वो किस लिए जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और जो वो शिक्षा होती है उस शिक्षा को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक, तो बच्चा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं और गैर औपचारिक शिक्षा कोई औपचारिक शिक्षा का कोई प्रकार नहीं होता है। तो अगर हम बात करें अनौपचारिक और औपचारिक, तो देखिए औपचारिक शिक्षा बच्चा तब प्राप्त करने जाता है जब वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, यानी कि स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है और ये एक सिस्टम है जहाँ पर उसे एक फॉर्मल वे में एजुकेशन कराया जाता है, यानी कि वो जो एजुकेशन होता है वो औपचारिक शिक्षा होता है। लेकिन उससे पहले जो बच्चा जन्म से लेकर जो 5-6 वर्ष तक अपने घर पर होता है उस समय जो बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है वो एजुकेशन होता है अनौपचारिक शिक्षा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ स्कूल जाकर ही एजुकेशन प्राप्त करते हैं, बच्चे अपने घर परिवार से भी सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, अपने समाज से भी सीखते हैं। तो स्कूल में जाकर जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और स्कूल को छोड़कर बाकी जहाँ से भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, स्कूल कॉलेजेस को छोड़कर बच्चा जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त करता है उन सभी शिक्षाओं को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार एक साधन है, यानी कि जो आपकी फैमिली है वो एक साधन है, तो किस प्रकार के साधन है, शिक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्कूल अगर यहाँ पर होता स्कूल, इस परिवार की जगह अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल एक साधन है, तो स्कूल एक साधन, फिर ये औपचारिक शिक्षा उसका राइट आंसर हो जाता कि स्कूल या कॉलेज एक साधन होते हैं औपचारिक शिक्षा का। बट प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो परिवार है वो एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है, औपचारिक शिक्षा तो हम स्कूल से करते हैं, दूरस्थ शिक्षा हम यहाँ से लेते नहीं है और गैर औपचारिक शिक्षा वो होता नहीं है, तो इसका मतलब अनौपचारिक शिक्षा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और यूपी टेट वालों ने अब तक जिस तरीके से भी प्रश्न पूछे हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं कि इस तरीके से 6 बार आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और क्वेश्चंस के लेवल को भी चेक कर लिए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।